आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12th एग्रीकल्चर में बायोलॉजी का लेसन नंबर 2 जिसका पार्ट अपने आज 14 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने इसके पार्ट में पादप उत्तक संवर्धन है, इसकी कुछ शब्दावली और महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में पढ़ा था कि उत्तक संवर्धन किसे कहते हैं, कैलस किसे कहा जाता है, जीव द्रव्यक, इसके अलावा अपने पात्रे संवर्धन, पराग संवर्धन, भ्रूण संवर्धन, इनके बारे में पढ़ा था। आज अपने इस वीडियो में जो पात्रे तकनीक है उस पात्रे तकनीक में कौन कौन सी समस्याएं आती है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे अपने अंग संवर्धन और भ्रूण संवर्धन इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं पात्रे तकनीक की समस्याएं। तो पात्रे तकनीक की दो समस्याएं हैं जिसमें एक नंबर है पादप कोशिकाओं, उत्तकों आदि को सूक्ष्म जीवों से मुक्त रखना, यानी सूक्ष्म जीवों से मुक्त होनी चाहिए। प्रथम समस्या तो ये होगी कि यदि उसमें सूक्ष्म जीव है तो अंग संवर्धन या जो भी कर रहे हो वो नहीं होगा। और दूसरा पात्रे तकनीक की क्या समस्या होती है, कोशिकाओं और उत्तकों में वांछित वृद्धि करवाना। तो ये प्रमुख समस्याएं आती है जब पात्रे संवर्धन किया जाता है। तो पादप उत्तक कोशिकाएं हैं उनको क्या सूक्ष्म जीवों से मुक्त भी रखना होता है, और दूसरा है कोशिकाओं और उत्तकों में जो वांछित वृद्धि है उसे भी करवाना आवश्यक है। तो उपयुक्त समस्याओं का समाधान करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो ये जो दो समस्याएं आती है पात्रे तकनीक में उनके समाधान के लिए अपने को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में अपने पढ़ते हैं। एक नंबर है सतह रोगाणुनाशन और दूसरा है रोगाणुनाशन। तो स्टार्ट करते हैं सतह रोगाणुनाशन। कर्तोत्तक की सतह पर अनेक कवकों के बीजाणु तथा बैक्टीरिया उपस्थित हो सकते हैं। जो कर्तोत्तक है यानी एक्स प्लांट के रूप में अपने जो भी भाग लिया उसकी सतह पर क्या अनेक कवक हो सकते हैं, बीजाणु हो सकते हैं या बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो उपयुक्त उपचार द्वारा अपने कर्तोत्तक की सतह से इन सूक्ष्म जीवों को मुक्त करना क्या कहलाता है, सतह रोगाणुनाशन कहलाता है। तो सतह रोगाणुनाशन किसे कहते हैं, कर्तोत्तक की सतह से सूक्ष्म जीवों को मुक्त करना। फिर आगे सेकंड रोगाणुनाशन। तो रोगाणुनाशन किसे कहते हैं, संवर्धन के पात्रों, पोषक पदार्थों, उपकरणों आदि को सूक्ष्म जीवों से मुक्त किया जाता है और सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय करने को रोगाणुनाशन या निर्जमीकरण कहा जाता है। तो एक नंबर तो अपनी सतह रोगाणुनाशन करेंगे यानी कर्तोत्तक के भाग से सूक्ष्म जीवों को मुक्त करना, और दूसरा रोगाणुनाशन मतलब संवर्धन के लिए जो पात्र उपयोग में लिए जाते हैं उनको जो पोषक पदार्थ हैं वे और कुछ उपकरण हैं और जो कर्तोत्तक है इन सभी को जीवाणुओं से मुक्त करना या इन पर उपस्थित सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय करना रोगाणुनाशन कहलाता है। तो ये इसकी दो समस्याएं थी, उनको अपने निम्न समाधान करके दूर कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो अपने संवर्धन कौन कौन से थे, अंग संवर्धन था, भ्रूण संवर्धन, पराग संवर्धन, इसके अलावा कोशिका संवर्धन, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने इसमें पढ़ते हैं अंग संवर्धन। तो अंग संवर्धन किसे कहते हैं, नोट करेंगे अंग संवर्धन। अंग संवर्धन में क्या होगा, किसी प्लांट का कोई भी एक कर्तोत्तक भाग ले लेंगे जिसे अंग कहा जाता है, तो उस कर्तोत्तक भाग का संवर्धन करवाना अंग संवर्धन होगा। तो पादप के
जड़, तना, पत्ती ये भाग ले सकते हैं। इसके अलावा अपने अंग संवर्धन में अंडाशय, परागकोश, भ्रूणकोश, अंडाशय, भ्रूणकोश, परागकोश आदि को पोषक माध्यम है उस पर स्थानांतरित करवाकर पोष माध्यम पर संवर्धित करके पादपों का निर्माण करना। आदि को पोष माध्यम पर संवर्धित करके पादप का निर्माण करना। पादप का निर्माण करना क्या कहलाता है? अंग संवर्धन कहलाता है। अंग संवर्धन में क्या होगा? एक्सप्लांट किया, उसे किसी पोष माध्यम पर संवर्धित करवाया और संवर्धित करवाकर उससे नया प्लांट विकसित करना अंग संवर्धन कहलाता है। तो ये अंग संवर्धन में आपने किसी भी प्लांट है, यहाँ पर जैसे ये कोई प्लांट, तो इसकी ये जड़ भाग, ये तना भाग, इसकी पत्ती, इसके यहाँ पर यदि कोई पुष्प है तो उस पुष्प के जो अंडाशय भाग है या परागकोश है, तो इन सभी को ये वाला भाग ले सकते हैं, पत्ती ले सकते हैं, तना ले सकते हैं या इसकी जड़ को लेकर, तो ये सभी भागों का अपने क्या करेंगे? किसी पात्र में संवर्धन माध्यम लिया। इस संवर्धन माध्यम में क्या? इन कोशिकाओं से किसी भी एक भाग को ले सकते हैं और नया प्लांट तैयार करना। संवर्धन माध्यम, तो इसमें रखकर किसी भी भाग को जब अपने कोई पादप तैयार करते हैं तो वह क्या कहलाता है? अंग संवर्धन कहलाता है। अब इसके बाद में अगला है भ्रूण संवर्धन। सेकंड नंबर अपने क्या करवाएंगे? भ्रूण संवर्धन। तो सेकंड नंबर आप नोट करेंगे भ्रूण संवर्धन। भ्रूण संवर्धन की डेफिनेशन आपने पढ़ चुके हैं कि जब किसी बीज की तरुण कोशिकाओं यानी बीज में जो परिपक्व है या अविकसित भ्रूण है उसे निकालकर संवर्धन माध्यम में पादप के रूप में तैयार करना क्या कहलाता है? भ्रूण संवर्धन कहलाता है। बीज के अविकसित बीज के परिपक्व या अपरिपक्व, बीज के परिपक्व या अपरिपक्व भ्रूण को निकालकर पोष माध्यम पर संवर्धित करना। पोष माध्यम पर संवर्धित करना भ्रूण संवर्धन कहलाता है। भ्रूण संवर्धन कहलाता है। तो भ्रूण संवर्धन किसे कहते हैं? जब किसी बीज से या तो वो परिपक्व भ्रूण है या अपरिपक्व भ्रूण है उसे निकाल लिया जाता है, फिर उससे नया प्लांट पोष माध्यम में तैयार करते हैं, तो वह भ्रूण संवर्धन कहलाता है। तो
संवर्धित कर सकते हैं। अब भ्रूण का संवर्धन है वो 2 प्रकार से कर सकते हैं। तो वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक नंबर बीज से भ्रूण प्राप्त करना और दूसरा विकसित हो रहे भ्रूण को पादप से प्राप्त करना। बीज से भ्रूण प्राप्त करना, तो बीज से जब निकालकर भ्रूण को संवर्धित किया जाता है तो वह भी भ्रूण संवर्धन हो सकता है। और दूसरा, जब प्लांट बन रहा है यानी बीज है, बीज अंकुरित हो गया और उसमें भ्रूण है, वह पादप के रूप में बदल रहा है, तब भी उस भाग को निकालकर संवर्धन माध्यम पर पादप के रूप में तैयार किया जा सकता है। तो विकसित हो रहे भ्रूण को पादप से प्राप्त करना, विकसित हो रहे भ्रूण को पादप से प्राप्त करना। तो ये भ्रूण संवर्धन के 2 तरीके हैं। अब भ्रूण संवर्धन में कौन कौन सी युक्तियां हैं, किस प्रकार में उपयोग में लेते हैं, तो उसके बारे में अपने देखते हैं। फिर इसके बाद में था भ्रूण संवर्धन के लिए विभिन्न युक्तियां। तो भ्रूण संवर्धन के लिए कौन कौन सी विभिन्न युक्तियां होती है जिन्हें अपनाया जाता है? तो इसमें सबसे पहले सर्वप्रथम कणों को निर्जमीकृत कर लिया जाता है। निर्जमीकृत मतलब जीवाणु से मुक्त कर लिया जाता है। फिर निर्जमीकृत करने के बाद में जो चयनित फल होता है या जो मतलब अपने भाग लिया है, उस चयनित सतह को किससे? सोडियम हाइपोक्लोराइड या अल्कोहल से निर्जमीकृत करते हैं। पहले तो कणों को निर्जमीकृत किया, जैसे ये निर्जमीकरण के लिए जो पात्र लिया है, पात्र संवर्धन के लिए जो भाग लिए हैं, इनको जीवाणु मुक्त किया। फिर जो भाग अपने संवर्धन के लिए ले रहे हैं उसको भी क्या? निर्जमीकृत करते हैं। निर्जमीकृत करने के बाद में आशुद्ध जल से धो लेते हैं और फिर इसका अपने भ्रूण संवर्धन करवाया जाता है। अब भ्रूण संवर्धन में पुष्पावस्था से पहले क्या बनता है? बीज बनता है। परिपक्व बीज बनने में लंबा समय लगेगा, उस परिपक्व बीज में अंकुरित होने में कुछ समय लगेगा, फिर उसके बाद में प्लांट तैयार होगा, फिर पुष्प बनेंगे। तो इस प्रक्रिया में लगभग कितने वर्ष लगते हैं? बीज से प्लांट तैयार होने में लगभग 120 से 150 दिन का समय लग जाता है। कितना? 120 से 150 दिन का समय लगता है। लेकिन यदि अपने जो इस पुष्प को 8 से 10 दिन भ्रूण को इसमें से निकाला और इसे 8 से 10 दिन तक एक कोश माध्यम पर रखा, फिर कोश माध्यम जब पुराना हो जाता है 8 से 10 दिन पुराना, तो फिर इसे उपयुक्त माध्यम पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे उपसंवर्धन कहते हैं। उपसंवर्धन करने के बाद में जो भ्रूण निकाला था वह क्या? जड़ और तने के रूप में बदल जाएगा। फिर इस माध्यम से निकालकर इसे किसी गमले में या किसी स्थान पर रोपित कर दिया जाता है और कुछ समय बाद ये एक बड़े प्लांट के रूप में विकसित हो जाता है। इसमें समय लगता है 60 से 75 दिन। कितना टाइम लगता है इस पूरी प्रक्रिया में? यहाँ से यहाँ तक पौधा बनने में 60 से 75 दिन का समय लगता है। तो मतलब जब आप बीज को अंकुरित करेंगे फिर प्लांट तैयार करेंगे तो उसमें लगभग आपको कितने? 4 से 5 महीने का समय लग जाएगा। लेकिन इसमें आपको 2 से 2.5 मंथ में ही पौधा तैयार हो जाता है, 60 से 75 दिन। तो इस तरह से आप भ्रूण संवर्धन में कम समय में पादपों को तैयार कर सकते हैं, इसमें समय की बचत होती है। तो भ्रूण संवर्धन की प्रक्रिया इस तरह से होती है। अब इसमें क्या? ये निर्जमीकरण करने के लिए पेट्री डिश में रखा, पहले ये पेट्री डिश में भ्रूण निकाला, फिर ये निर्जमीकृत भ्रूण होगा, फिर उसे कोश माध्यम पर संवर्धित करेंगे और आगे विकसित प्लांट हो जाएगा। अब इसके बाद में पराग संवर्धन की विधि। तो पराग संवर्धन की विधि नोट करेंगे अपने।
पराग संवर्धन के बारे में लिखेंगे तो आपको इसकी डेफिनेशन पता है। पराग संवर्धन किसे कहते हैं? जब पराग कणों का संवर्धन करवाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पराग संवर्धन कहा जाता है। तो पराग कणों को संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करवाना, ये आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पराग कणों को संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करना पराग संवर्धन कहलाता है। पराग संवर्धन कहलाता है। अब इसमें आपको पता है कि परागकण है वो किसमें? पुष्प के परागकोश भाग से निकाले जाते हैं, फिर उन परागकणों को निर्जमीकृत करते हैं। निर्जमीकृत करने के बाद में क्या होगा? अपने कोश माध्यम पर स्थानांतरित करते हैं और पात्रे संवर्धन विधि द्वारा अपने एक पूर्ण विकसित प्लांट तैयार करते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? पराग संवर्धन। अब इसमें से अपने किस प्रकार प्लांट को तैयार करते हैं उसका डायग्राम द्वारा अपने समझते हैं। अब इसमें आगे है पराग संवर्धन। तो पराग संवर्धन के बारे में हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार से पराग संवर्धन किसे कहते हैं? पराग संवर्धन। अब इस पराग संवर्धन को करवाया कैसे जाता है? पराग कोशों से क्या निकाला? परागकण निकाला, परिपक्व परागकण या परिपक्व परागकण लेंगे, फिर उस परिपक्व परागकण को जब कोश माध्यम पर पहले निर्जमीकृत करेंगे, फिर निर्जमीकृत करने के बाद में इससे क्या तैयार हो जाएगा? कैलस तैयार हो जाएगा। कैलस अविभेदित और अगुणित कोशिकाओं का समूह होता है। इस कैलस के बाद में फिर प्रोह का निर्माण होगा, यानी स्टेम बनेगी इसकी और इसमें जड़ें विकसित हो जाएंगी। उसके बाद में अगुणित प्लांट धीरे धीरे तैयार हो जाता है। तो एक तरफ तो अपने इस तरह से प्लांट तैयार करते हैं और दूसरी तरफ अपने पहले क्या परागकण है वो भ्रूण में विकसित होता है। परागकण जब संलयन करता है तो भ्रूण बनता है, यानी निषेचन क्रिया द्वारा। निषेचन द्वारा भ्रूण का बनेगा। भ्रूण पहले गोल आकृति में होता है, उसके बाद में हृदय की आकृति में बदल जाता है, फिर टोरपीडो आकार में बदलता है इस तरह से भ्रूण, और फिर उसके बाद जब भ्रूण है वो पूरा विकसित हो जाता है तो अगुणित प्लांट तैयार हो जाता है। तो एक तरफ तो अपने कैलस माध्यम या कोश माध्यम में संवर्धित करवाकर अगुणित पादप तैयार करते हैं और अपने दूसरा तरीका क्या? प्राकृतिक रूप से भ्रूण बनकर अगुणित पादप का तैयार होना। तो इस तरह से अपने पराग संवर्धन करवा सकते हैं। अब पराग संवर्धन